Hello students of class 6. Today we are going to start our chapter number 6 of your politics part. आज हम आपका पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल का मतलब होता है ग्राम, है ना। रूरल का मीन्स ग्राम या ग्रामीण, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन के गांव में कैसे प्रशासन होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा कंट्री है जहाँ पर लगभग सिक्स लाख विलेजेस हैं, यानी 6 लाख गांव है। ये एक कोई छोटा काम नहीं है कि इतने सारे गाँवों की वाटर की ज़रूरत, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, रोड कनेक्शन, इन सबको मेंटेन करके रखना और इनका ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। तो इन सभी को सही तरीके से करने के लिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि अ क्वेरल इन द विलेज, गांव में जो एक झगड़ा होता है, क्वेरल मीन्स झगड़ा, तो कैसे उस झगड़े को निपटाते हैं। सुरेश इज अ फार्मर फॉर मैनी ईयर्स, ही एंड हिज फैमिली हैव बीन फार्मिंग ऑन अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड which they own, separated from his field by a small boundary known as a bund. There is Mahesh land which is next to Suresh field. सुरेश एक किसान है और वो बहुत सालों से एक छोटे से ज़मीन के खेती टुकड़े पर खेती कर रहा है, जो कि उसकी खुद की है ना। उसी के फार्म से, उसके खेत से अलग होता हुआ एक छोटी सी बाउंड्री है, बंड है, और वहाँ पर महेश की ज़मीन है जो कि सुरेश के जस्ट बाद में है। इट केम इनटू सुरेश ऑब्जर्वेशन that Mahesh had shifted the bund by a few feet one morning, कि सुरेश की ने देखता है कि महेश जो है उसने कुछ फीट जो है अपनी बाउंड्री शिफ्ट कर दी थी, आगे बढ़ा ली थी। महेश टुक ओवर सम ऑफ सुरेश लैंड, महेश ने सुरेश की कुछ ज़मीन ले ली थी। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड बाय डूइंग सो, ऐसा करके उसने अपने खेत की बाउंड्री। वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ बिट अफ्रेड, सुरेश न केवल गुस्सा था बल्कि वो कुछ डरा हुआ भी था। क्यों डरा हुआ था वो? क्योंकि महेश के जो अंकल थे, ही वॉज द सरपंच ऑफ विलेज, वो गांव के सरपंच थे, और उनकी परिवार के पास में बहुत सारे खेत थे। ये जाता है। इन द हीटेस्ट आर्ग्यूमेंट महेश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द बंड वॉज मूव्ड बाय हिम, कि एक गर्मा गर्मी बहस होती है लेकिन महेश मना कर देता है, वो ये स्वीकार ही नहीं करता है कि उसने बाउंड्री बढ़ाई है। ही देन समन्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड देन सुरेश वॉज बीटन एंड शुड शाउटेड एट, फिर वो अपने कुछ जो हेल्पर्स होते हैं, मददगार होते हैं, उनको बुलाता है, और वो क्या करते हैं, सुरेश को बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर चिल्लाते हैं और उसको मारते हैं। Hearing this commotion, the neighbors rushed to the place where Suresh was being beaten and they took him away from there. ऐसे उनकी झगड़े आ जाते हैं और वो सुरेश जिसको मारता हुआ देखते हैं, तो उसे वहाँ सुरेश गॉट बैडली इंजर्ड ऑन हिज हैंड एंड हेड, सुरेश को उसके सिर पर और हाथ पर बहुत चोट लगी होती है। पहले तो पड़ोसी उसको फर्स्ट एड यानी मेडिकल हेल्प देते हैं। ही गॉट अ सजेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसको उसका जो एक फ्रेंड होता है वो सलाह देता है। वो ऑल्सो ऑफिस चलाता है टू फाइल अ रिपोर्ट इन द लोकल पुलिस स्टेशन, की लोकल का उसमें तुम रिपोर्ट फाइल कर दो। It wasn't considered as a good idea as others thought nothing would come out of it and it would be wasting a lot of money. आइडिया नहीं लगता है और वो सोचते हैं कि ये तो सिर्फ टाइम का और पैसे की बर्बादी होगी। Some people said that Mahesh family would have, कुछ जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि महेश का परिवार तो वैसे ही पुलिस स्टेशन से उनसे पहले ही चला गया होगा, उनसे। इट वॉज देन डिसाइडेड आफ्टर मच डिस्कशन, फिर बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड होता है कि सुरेश अलॉन्ग विथ सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट वुड गो टू द, पड़ोसियों के साथ जिन्होंने ये सारा सीन देखा था, उनके साथ उस घटना को बताने के लिए, घटना देखी थी उसको बताने के लिए उसके अगेंस्ट वो पुलिस में जाएगा। ठीक है। वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन, कि पुलिस स्टेशन के रास्ते पर चलते हुए एक पड़ोसी पूछता है, वाई डोंट वी गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन बाय स्पेंडिंग सम मोर मनी, क्यों ना हम कुछ और ज़्यादा पैसे लगाकर जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ चले जाए। सुरेश देन एक्सप्लेन, सुरेश कहता है
मनी इजंट कंसर्न हियर, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। द केस कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द पुलिस स्टेशन एज अवर विलेज कम्स इन इट्स वर्क एरिया, कि FIR जो है, रिपोर्ट जो है उसी एरिया में उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होती है जिसमें हमारा गाँव आता है। देर इज एन एरिया अंडर एवरी पुलिस स्टेशन विच इट कंट्रोल, हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर में कुछ एरिया होता है जिससे वो कंट्रोल करता है। Cases can be reported by all persons in that area to the police informing about any theft, injury, accident, fight, etc. कि कोई भी केसेस जो है सभी लोगों के जो उनसे जो रिलेटेड होते हैं, जैसे किसी चोरी के बारे में, कोई इंजरी हुई, तो उस एरिया की जो पुलिस होती है उन्हीं को इन्फॉर्म करना होता है। The police hold the responsibility to investigate and take action on the cases within the area of its station. पुलिस होती है, जिम्मेदारी लेती है पूछताछ करने की, जांच करने की, और फिर वो एक्शंस लेती है। ठीक है, उसके बाद द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, जब पुलिस में FIR लिखी जाती है उसके बाद पुलिस का क्या काम होता है। सुरेश वेंट टू द पर्सन इंचार्ज, जो इंचार्ज हैं उस पुलिस स्टेशन के SHO, उनके पास सुरेश जाता है। व्हेन दे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वो SHO के पास जाता है। ही टोल्ड हिम अबाउट द कंप्लीट इंसिडेंट, वो उसे पूरी घटना के बारे में उन्हें बताता है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, वो ये भी बताता है कि वो रिटर्न में भी कंप्लेंट देना चाहता है, बट ही वॉज रूडली brushed aside by the SHO. He didn't show any concern and said that he didn't wanted to waste his time writing down minor complaints and then proceed with their investigation. तो उसको जो SHO होता है वो बुरी तरीके से डांट देता है और उसको उसके प्रति कोई भी कंसर्न नहीं दिखाता, और उससे कहा जाता है कि उसको यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे रिटर्न में लिखाकर ऐसी छोटी मोटी कंप्लेंट के लिए, है ना, और उसके लिए वो अपना इन्वेस्टिगेशन वैसे ही कर लेंगे। द SHO डिड नॉट बिलीव सुरेश, SHO को सुरेश पर विश्वास नहीं होता। इवन व्हेन ही शोड हिम हिज इंजरी, कि SHO को वो अपनी सारी जो घाव होते हैं वो दिखा देता है, लेकिन फिर भी उसको सुरेश के ऊपर विश्वास नहीं होता है। सुरेश डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड वॉज वेरी कंफ्यूज, सुरेश बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि अब उसको क्या करना है। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड, वो ये भी श्योर, इस बात के लिए भी श्योर नहीं था कि क्यों उसकी कंप्लेंट रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। ही समन्ड हिज नेबर्स इनटू द पुलिस स्टेशन, वो अपने पड़ोसियों को पुलिस स्टेशन में बुला लेता है। नेबर्स स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट सुरेश वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली इफ दे वुडंट हैव कम टू द रेस्क्यू एज ही वॉज बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम बैडली, कि जो नेबर्स होते हैं वो बताते हैं कि सुरेश को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, बुरी तरीके से घायल हुआ था, कि अगर वो उसको बचाने नहीं चाहते तो उसको और बुरी तरीके से वो मार ही रहे थे। दे इंसिस्टेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस, तो वो जोर देते हैं कि केस रजिस्टर्ड कर लिया जाए। ऑफिसर फाइनली एग्रीड, तो वो ऑफिसर जो होता है SHO ऑफिसर वो फाइनली तैयार हो जाता है। ही टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट एंड ऑल्सो आस्क्ड सुरेश टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, कि वो कहते हैं कि वो कल किसी कांस्टेबल को भेजेंगे जांच करने के लिए उस घटना की, और सुरेश को एप्लीकेशन लिखने के लिए, कंप्लेंट लिखने के लिए कहते हैं। अच्छा, कंप्लेंट तो लिखवा दी, अब रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड के मेंटेनेंस कौन करेगा। टिल नाउ यू रीड दैट सुरेश एंड महेश वर हैविंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट ओवर द शिफ्टिंग कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड, कि आपने देखा अभी तक कि सुरेश और महेश की जो हीटेड है ना, उन्होंने जो बाउंड्री जो थी उसको शिफ्ट किया था महेश ने, तो इज देयर नो अदर वे थ्रू विच दे, क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था जो शांतिपूर्वक वो अपना जो झगड़ा है वो निपटा सकते। आर देयर रिकॉर्ड दैट शो हु ओन, तो क्या कोई ऐसे गांव में रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सी जमीन किसकी है। लेट्स फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, हम इसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। द मेजर वर्क ऑफ द पटवारी इज टू मेजर लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड, पटवारी का अपना और डिफरेंट नेम, अलग अलग नेम होते हैं अलग अलग स्टेट में पटवारी के, नोन बाय द नेम लेखपाल, कभी कहाँ कहाँ पटवारी को लेखपाल कहा जाता है, कहीं पर उनको कानून को कहा जाता है ना, और कर्मचारी कहा जाता है, और कहीं पर उनको विलेज ऑफिसर कहा जाता है पटवारी को। कंसिडरिंग दिस ऑफिसर एज पटवारी वी विल प्रोसीड, और हम इस ऑफिसर को पटवारी के नाम से समझेंगे।
अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पटवारी। हर एक जो पटवारी होता है उसकी जिम्मेदारी में कुछ गांवों का रिकॉर्ड या जमीन का मेंटेनेंस वगैरह आता है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज बाय द पटवारी। पटवारी के द्वारा गांव के जो रिकॉर्ड है वो रखे जाते हैं। पटवारी कीप द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन द रिकॉर्ड। कि पटवारी जो है नक्शा रखता है और उससे जो रिलेटेड जो डिटेल होती है वो पेज पर दी हुई है। देयर आर वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड विच द पटवारी यूजुअली फॉलोज। अच्छा, कि पटवारी को कुछ रूल्स होते हैं जमीन को नापने के, उनको फॉलो करना होता है। अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड इन सम प्लेसेस। कहीं किसी जगह पर तो बहुत एक लंबी सी चेन होती है जिसको यूज किया जाता है। इन द गिवन एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल दिया था सुरेश और महेश would have been measured and compared with the measurement on the map by the पटवारी। कि पटवारी के द्वारा दोनों के खेत नापे गए थे और मेजरमेंट किया गया था। It would be clear then the boundary of the fields has been changed। तो उससे साफ हो गया था कि जो फील्ड की जो बाउंड्री है वो चेंज हुई है, कर रही है। It is the responsibility of पटवारी to organize the collection of land revenue from the farmers and provide information to the government about the। पटवारी की ये भी लैंड रेवेन्यू जो लगान है उसका कलेक्शन भी वो ऑर्गेनाइज करे किसानों से और सरकार को इसके बारे में सूचना दे कि क्रॉप कल्टीवेशन उस एरिया में किस टाइप से है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को दे। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर मेंटेन्ड एंड इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट सच इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इन रिकॉर्ड से क्या होता है कि इन रिकॉर्ड से जो भी पटवारी के लिए जो भी मेंटेन किए जाते रिकॉर्ड और इम्पोर्टेंट होते हैं, रेगुलरली वो उनको उन इंफॉर्मेशन लेता रहे और उन्हें अपडेट भी करता रहे। द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू कीप ट्रैक इफ फार्मर्स चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन डिगिंग और वेल समवेयर एटसेट्रा। कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसका ये काम होता है कि वो ये देखे कि फार्मर ने अपने फसल उगाने में कोई चेंज किया है, उनके खेतों में कोई कुआं वगैरह खुदवाया है, तो ऐसा कुछ भी चेंज हुआ है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको देखता है। द पटवारीज वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट। और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है इसके जो सीनियर लोग होते हैं वो पटवारी के काम को देखते हैं। ये जो सीनियर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो बताते हैं पटवारी को कि कैसे कैसे काम करना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो दी हुई है इन्फॉर्मेशन, ये खसरा है, खसरा 5 है। इसमें आपको नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर ओनर, ज़मीन के जो ओनर हैं उनके नेम दिए हुए हैं, कितना एरिया है उनके पास वो दिया हुआ है ना, और फिर वो रेंटेड है या नहीं है, उसके बाद में कौन सी क्रॉप वहाँ पर उगाई जाती है, एरिया कितना है, ठीक है, फैसिलिटीज़ क्या है, वेल वगैरह है कि नहीं है, कुआं वगैरह, उसमें ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। ठीक है, फिर इस टाइप से ये एक मैप होता है, स्केच मैप, जिसको आप ये स्केल के थ्रू नहीं होता है, तो इसमें सारा बताते हैं कि कौन सा ज़मीन किसकी है। जैसे 1 2 3 करके दे रखा है, यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है तो वो सुरेश की ज़मीन है, 2 नंबर दे रखा है तो महेश की ज़मीन है, तो ये 2 नंबर है। फिर 3 नंबर गवर्नमेंट ग्रासलैंड है, तो ये 3 नंबर ये गवर्नमेंट ग्रासलैंड है ना। इस टाइप से मैप दिया हुआ है यहाँ पे। इन इंडिया ऑल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वो जिलों में डिवाइडेड है। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड। तो अगर लैंड से रिलेटेड कोई मैटर्स है तो इन जिलों को फिर से और उनके सब डिवाइडेड इनको किया गया है। दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। कि ये जो सब डिवीजन होते हैं इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि तहसील, तालुका एटसेट्रा। द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार आर अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु इज द हेड। जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसको तहसीलदार के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में होता है, जो कि तहसील का हेड होता है। डिस्प्यूट आर हेयर्ड बाय देम। जो भी विवाद होते हैं वो यही सुनते हैं। द पटवारीज वर्क इज सुपरवाइज बाय देम। पटवारी का काम भी पटवारी भी निर्देश इन्हीं से लेता है। एंड एंश्योर दैट लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। और यही देखते हैं कि लगान जो है वो कलेक्टेड हुआ है और रिकॉर्ड प्रॉपरली रखे हैं।
दे इंश्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड। ये भी इंश्योर करते हैं कि किसानों को उनकी जो रिकॉर्ड की कॉपी है वो मिले। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स को अपना जाति प्रमाण पत्र मिले। तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड बाय देम। तहसीलदार का ऑफिस वो होता है जहाँ पर जमीन से जुड़े जो विवाद होते हैं वो सुने जाते हैं। As shown in the previous illustration, farmers often require a copy of their land record along with a map. कि जैसे प्रीवियस में पहले जो बताया हुआ था उसमें क्या था कि किसान ये मैप के दे होल्ड द राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, उनको अधिकार होता है ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखने का। अ स्मॉल फी फॉर दिस माइट बी नीडेड टू बी पेड, और इसके लिए एक छोटा सा शुल्क भी चुकाना पड़ता है। लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इट इज़ नॉट इजीली मेड अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। फॉर द इजी अवेलेबिलिटी एंड रेगुलर अपडेटिंग द रिकॉर्ड आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस इन सम स्टेट। किन्हीं स्टेट्स में इसके इजी अवेलेबल हो जाए, रेगुलर अपडेट होते रहे, इसके लिए क्या किया गया, सारे जो रिकॉर्ड है उनको कंप्यूटराइज कर दिया गया है ना, और पंचायत ऑफिस में भी रखे जाते हैं। What do you think is the reason farmers may require a copy of this record and when? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि फार्मर्स के पास ये रिकॉर्ड की कॉपी होनी चाहिए? क्योंकि ताकि जब ज़रूरत पड़े तब वो अपने आप ही, अगर छोटी मोटी कोई बात है तो ज़मीन से जुड़ी हुई या बाउंड्री कोई आगे पीछे कर रहा है, अगर उन्हें थोड़ा हो सकता है तो वो अपने लेवल पर ही उसको सुलझा लें। ठीक है, अगर वो किसी से कुछ खरीद रहे हैं तब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, बेच रहे हैं तब भी ज़रूरत पड़ेगी, बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तब भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इनको ये कॉपी रखनी ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक ये न्यू लॉ है। ठीक है, एक ये डॉटर की विश है जो यहाँ पर हम देखते हैं, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमनली, आई एम टोल्ड, बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। कि इसमें एक बेटी कहती है कि मेरे पिता को ये जो घर था वो उनके फादर से मिला विरासत में, और सब ये कहते हैं कि अब वो अपने बेटों के लिए इसको छोड़ देंगे, तो फिर मेरा और मेरी माँ का क्या? तो अपने फादर के घर में एक हिस्सा तो मैं भी चाहती हूँ। तो इसलिए क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं रियली सच में ये चाहती हूँ कि मेरा अपना खुद का भी प्लेस हो, जो कि दहेज में सिल्क और गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा शेयर चाहिए। फिर उसके बाद ही जैसे एक न्यू लॉ आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके अंदर क्या था कि बेटियों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लगा। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द ओनरशिप ऑफ एनी लैंड बाय अ फार्मर, द थॉट ऑफ मैन ओनिंग द लैंड कम्स टू अवर माइंड। जनरली जब भी हम बात करते हैं किसी भी ज़मीन के ओनरशिप की, है ना, जो कि किसान की है, तो हमारे दिमाग में सोच क्या आती है कि वो आदमियों की होगी। नेवर डू वी थिंक दैट वुमेन माइट ऑल्सो होल्ड ऑनरशिप ऑफ एनी लैंड। हमारे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती कि कभी कोई औरत भी किसी ज़मीन का मालिकाना हक उसके पास भी हो सकता है। Rather we consider them as the ones who only work on the respective fields. हम उनको सिर्फ ऐसे कंसिडर करते हैं कि वो उस खेतों पर सिर्फ काम करने के लिए। Until the recent years, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land in some states. आज तक अभी तक भी कुछ जो हिंदू औरतें हैं उनको फैमिली का जो एग्रीकल्चर वाली जो ज़मीन है कहीं कहीं किन्हीं स्टेट्स में, तो वहाँ पर उनको शेयर नहीं अमंग द सन्स इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। और फादर की डेथ होने के बाद में वो जो प्रॉपर्टी होती है उनके बेटों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। बट द लॉ वॉज चेंज रिसेंटली, लेकिन आज लॉ जो है, कानून जो है वो बदल गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, एवरीवन गेट्स एन इक्वल शेयर इन द लैंड विच इंक्लूड सन, डॉटर एंड देयर मदर। हर एक को बराबर का हिस्सा मिलता है, चाहे बेटा हो, बेटी हो या उनकी माँ हो। All the states and union territories of the country will be applying this law. और जितने भी राज्य हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी कंट्री के, सभी जगह पर ये लॉ लागू हो गया, ये कानून लागू हो गया। A large number of women will be benefited by this law. इस लॉ के द्वारा बहुत सारी औरतों को फ़ायदा मिला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
The eldest daughter of an agricultural family is Radha. Is married. Radha often comes to assist her mother with the farming work after her father's death. जैसे कि परिवार की जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, जो कि पास के गांव में रहती थी, वहां उसकी शादी हुई थी, तो राधा बार बार अधिकतर अपनी माँ के पास हेल्प करवाने के लिए आती थी अपने फादर की डेथ के बाद में। The Patwari was asked to transfer the land and enter her name along with the names of all her children in the record by her mother. कि फिर पटवारी से कि वो कहती है, उसकी माँ कहती है कि जितने सारे बच्चों हैं उसके साथ राधा का नाम भी उसमें एंटर करो। The farming is organized by Radha's mother with the help of the younger brother and sister confidently. है वो बहुत अच्छी तरीके से खेती करती है अपने छोटे बेटे और बेटी की मदद से। Therefore, Radha also holds the इसलिए राधा का नाम भी जुड़वा दिया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम की बात हो जाए तो राधा को भी उस वो हम देखेंगे। दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो इस तरीके के कुछ पहलू है उन पर प्रकाश डालता है, जैसे कि यहाँ गांव जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है गवर्नमेंट का रूरल एरियाज के लिए स्पेशली, तो दो एग्जांपल्स इसमें आए हैं जो कि लॉ और ऑर्डर बनाए रखने के लिए गांव में होते हैं, है ना। वन वॉज अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, पहला जो था वो लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए था, वाइल द